अब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और बता दें कि इससे लाभ क्या होगा। ये तो तीनों कभी ना कभी बीजेपी की सहयोगी रही है। जानबूझ के इन सारे मसलों से ध्यान भटकाने के लिए, ये मैं नहीं कहता कि एक का कसूर है या दूसरे का, ये सारे इस हमाम में जो है नंगे हैं। इसका सीज फायर हो जाएगा और जितनी ये फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन भी है। पंडित नेहरू ने कहा भी था कि ये धारा 370 जो है ये घिसते घिसते घिस जाएगी जी, और वाकई वो घिस चुकी थी और उसको घिसाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं जो देश विरोधी हैं, तो उसके लिए हमारे कानून मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। गुपकार अलायंस पर चर्चा करेंगे एक बार फिर से, और उसकी वजह है क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि ऐसा लगता है कि गुपकार एक बहुत बड़ी मंशा से आगे बढ़ रहा है और वो उस मंशा में जीत सकता है। अगर वो जीतता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्या ये जो राजनीति हो रही है ये लोगों के फ़ायदे के लिए हो रही है, नुकसान के लिए। दूसरा, रोशनी लैंड स्कैम के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के, नेताओं के, शाहूकारों के नाम आ रहे हैं, और इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव चुन्नी, जो चेयरमैन हैं SOS इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर POK डिस्प्लेस्ड पर्सन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो गुपकार अलायंस पर, इस पर आपके क्या विचार हैं, और जिस तरह की बातें आ रही हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति है, एक षड्यंत्र है भाजपा को हराने का, या यूँ कहें हम कि राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं उनको फैलाव के लिए ये सब किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखें, मुझे नहीं पता कि ये किस मकसद से बना है, ये वो लोग जाने जो पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन लोगों को इस बात का भी जवाब चाहिए जी कि ये जितनी पार्टियां आज गुपकार अलायंस में हैं, उसमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, या वो लोन साहब की पार्टी हो, ये तो तीनों कभी ना कभी बीजेपी की सहयोगी रही हैं जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सहयोगी रही है, भाजपा की सरकार में रही है, PDP भी रही है और लोन साहब भी रहे हैं जी। अब चुनाव के वक्त पर ऐसा क्या हो गया कि ये दिखा रहे हैं कि वो अलग हैं और हम अलग हैं? ये सोचने वाली बात है, और इसका जवाब लोगों को आज तक नहीं मिला जी। और दूसरी बात, अगर लगता है कि कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं जो देश विरोधी हैं, तो उसके लिए हमारे कानून मौजूद हैं जी, और जो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए वो कीजिए, किसने रोका है। लेकिन छूट दे देनी और बयानबाजी से काम चलाना, कानून का सहारा नहीं लेना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है। और शायद 22 दिसंबर को आखिरी चुनाव है और उस दिन के बाद रिज़ल्ट भी आ जाने हैं, हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। मुझे लगता है उसके बाद ये युद्ध रुक जाएगा, ये सिर्फ इसका सीज फायर हो जाएगा, और जितनी ये फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन भी है जी, कि आप हमें गाली दीजिए, हम आपको गाली देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की देश विरोधी उनकी तरफ से बयानबाजियाँ हो रही हैं, उसके लिए हमारा कानून इतना सक्षम है कि हम उसका जवाब कानून के रास्ते से दे सकते थे। और वैसे भी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो पीछे अभी एजिटेशन हुई थी, वहाँ जिन लोगों ने भी इस तरह की बातें की, उनको बाकायदा बुक किया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, अब वो जेल में हैं। तो अगर ये लोग भी इस तरह लगता है कि कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि ये देश विरोधी बातें करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती, खाली बयानबाजी क्यों हो रही है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चुनाव तक ही सीमित है, और जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा वो ये जाने जिनके बीच में कोई समझौता है, या राम जाने, हमें पता नहीं। स्पेशली DDC चुनाव के अंदर ये सब करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आपको लग रहा है ये सब बयानबाजी हो रही है? देखें, ये खाली DDC चुनावों की बात नहीं है, कोई भी चुनाव आता है आप देख लीजिए, हर चुनाव में इस तरह का माहौल बनाया जाता है, बड़ा विशियस माहौल बन जाता है, लोगों के अंदर भावना आनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, पता नहीं देश बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अभी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव के लिए भी एक सारा वो, अभी असेंबली इलेक्शन होने हैं इसके बाद,
तो उसमें आपको लगता है कि ये डीडीसी चुनाव खत्म होने के बाद अगर बयानबाजी खत्म होती है फिर असेंबली चुनाव में ये लोग क्या करेंगे? नहीं, ये नई बात नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लें, जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं, बिहार में हुए हैं अभी, वहाँ क्या हालत बना दी गई थी, किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया गया था हर तरफ से। तो ये चुनावों में आजकल एक रिवाज बन गया है कि आप जनता को देखें, मुद्दों पर तो कोई बात करता नहीं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती, बेरोज़गारी की कोई बात नहीं होती, कोई दूसरे हमारे जो विस्थापित लोग हैं उनकी तबाही हो गई है, उन पर कोई बात नहीं होती, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। जब चुनावों में चर्चा नहीं होगी तो कब चर्चा होगी? लेकिन जानबूझ के इन सारे मसलों से ध्यान भटकाने के लिए, ये मैं नहीं कहता कि एक का कसूर है या दूसरे का, ये सारे इस हमाम में जो है नंगे हैं और चुनाव जीतने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। धारा 370 जब हटाई गई तो बड़े बड़े नेताओं को डिटेन किया गया जो इस समय गुपकार में हैं। तो क्या लगता है वो कोई बदले की भावना से भी इस अलायंस को बनाया है कि हमको आपने बंद किया है तो हम अब आपको मज़ा चखाएंगे, ऐसी कोई भावना है इन लोगों? नहीं, अगर उनको लगता है कि वो मज़ा चखाने के लिए कर रहे हैं और देश विरोधी है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कानून का सहारा लीजिए। कानून हमारा इतना सक्षम है कि अगर हम कानून का शासन यहाँ स्थापित कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो देश विरोधी कोई बात कर सके या देश विरोधी हरकत कर सके। मैंने जैसे कहा कि खाली जुबानी जंग हो रही है जी, कानून का सहारा क्यों नहीं लिया जा रहा? लेना आप, और अगर ऐसी बात है तो इनको दोबारा जेल में डालिए, कौन रोक रहा है आपको? पहले आपने 1 साल इनको रखा तो कौन सा कश्मीरी निकल के इनके हक में बाहर आया? कोई नहीं आया जी। आज भी करिए अंदर, कोई बाहर नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं क्या सोच है, क्या होगा। अब देखना है कि 22 दिसंबर के बाद क्या होगा जब चुनाव खत्म हो जाएंगे। गुपकार अलायंस जिस विचारधारा को लेकर आगे चल रही है, उनका ये कहना है कि हम वापस चाहते हैं 370 को और 35A आर्टिकल को। अगर ये वापस आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समय से, लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी हो गए, वाल्मीकि हो गए या दूसरे लोग हो गए, इनके सारे जो इनको अभी 370 हटाने से इनको जो फ़ायदा हुआ वो वापस इनको नुकसान होगा। तो उससे आपको भी कोई नुकसान हो सकता है, या आपको क्या लगता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा? नहीं, हमारी जो संस्था है या हमारे जो लोग हैं उनको तो कोई ना पहले नुकसान था ना आज कोई नुकसान है, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी के लोग हैं और स्टेट सब्जेक्ट हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी बात ठीक है, जिन लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तानी हैं, वाल्मीकि हैं या गोरखास हैं जी, तो खैर ऐसी बात नहीं है, उनके लिए भी रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम इतनी दूर जा चुके हैं कि अब वापस लौटना मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है, कश्मीरियों के पास, तो वो इसको मुद्दा बना के घूम रहे हैं कि हम इसको वापस लेंगे। और जब तक चुनाव में मुद्दा ना हो तो चुनाव जीतना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ, हालांकि मैं एक बात बता दूँ, कई कश्मीरियों के भी मैंने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियाँ पढ़ी हैं जी। वो तो खुद कहते हैं कि इसका कोई रेलेवेंस आज की तारीख में नहीं है। ना 370 का कोई रेलेवेंस रहा था, ना 35A का कोई रेलेवेंस रहा था, क्योंकि इसको इन्होंने एरोड कर दिया था। एरोड किसने किया था? एरोड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, एरोड PDP ने किया और बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर किया। जब जब भी ये सरकार में रहे, एक ना एक धारा को कमज़ोर करते गए। और मैं तो कई बार कहता हूँ, पंडित नेहरू ने कहा भी था कि ये धारा 370 जो है ये घिसते घिसते घिस जाएगी जी। और वाकई वो घिस चुकी थी और उसको घिसाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। आज ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और बता दें कि इससे लाभ क्या होगा। लेकिन और भी तरीके हैं। अगर आप इस रियासत को, अगर आप चाहते हो कि यहाँ कोई स्पेशल स्टेटस मिले या लोगों को नौकरियों में लोकल आदमियों को लाभ हो, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन जिस धारा की ये बात करते हैं, मैं समझता हूँ हम बड़ी दूर निकल आए हैं, अब पीछे मुड़ के जाना थोड़ा सा कठिन है। चलिए रोशनी एक्ट पर बात करते हैं हम। रोशनी लैंड स्कैम पर, रोशनी लैंड स्कैम के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शाहूकारों के, बिजनेसमैनों के नाम आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो CBI ने लिस्ट जारी की है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या वो सही है? नहीं, देखें, इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को जायज़ तरीके से ज़मीन मिली है। जैसे मेरा रिफ्यूजी तबका है, हमें 1954 में जो कैबिनेट हुई थी उसमें कहा गया था कि इन लोगों को अगर हमने ज़मीनें देनी हैं
तो इस स्केल से हम देंगे। एक स्केल बनाई गई थी कि अगर वो इरीगेटेड होगी तो इतनी मिलेगी, अगर अनइरीगेटेड होगी जहाँ पानी नहीं पहुँचता, सूखी ज़मीन होगी तो डबल देंगे जी। उनको इतनी ज़मीनें मिली नहीं, और लेकिन उनके पोजेशन में कुछ ज़मीनें थी जिसको उन्होंने रेगुलराइज नहीं किया था। तो अब उन लोगों ने सरकार को कहा भाई हमारा हक बनता है, सरकार का फैसला था 1954 का और हमारे पास ज़मीन भी है कब्जे में, उसको रेगुलराइज करिए। तो सरकार ने उनको कहा कि आप इसको रोशनी में रेगुलराइज करा लीजिए। उन्होंने रोशनी में रेगुलराइज करा ली और 100 रुपया मात्र दिया एक कनाल का, क्योंकि रिफ्यूजी से पैसा ये ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी ज़मीनें जो हैं वो LOC के पार पड़ी, हमारी चल अचल संपत्तियां वहाँ पड़ी हैं। तो अब आप उनको कहोगे कि इन्होंने रोशनी में लाभ लिया, तो ये गलत है। मैं समझता हूँ कि जब हाई कोर्ट में ये मामला चला तब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पर ठीक तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं करी। अगर ये ठीक रिप्रेजेंट करते तो वहाँ बताते असली पोजीशन क्या है, कि ये लोग हैं जिन्होंने रोशनी की गंगा में अपने हाथ धोए हैं अपने निजी फ़ायदे के लिए जी। ये दूसरी सेक्शन है जिन लोगों ने कोई फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन चूंकि उनका काफ़ी देर से मामला पेंडिंग था तो हमने रोशनी की उस कानून की धारा में इनको लाकर इनको हमने रेगुलराइज कर दिया। तो ये लोग कोई लाभ नहीं लिया इन लोगों ने। लेकिन आज क्या हो रहा है, मेरे रिफ्यूजीज़ को नोटिस आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है ज़मीन खाली करिए, हम इसको दोबारा से अपना हदबंदी करके सरकार को सौंपेंगे। अरे भाई, जब आप रिफ्यूजी से ज़मीन वापस ले लोगे, मैं तो दोबारा लैंडलेस हो गया, मैं तो दोबारा रिफ्यूजी हो गया। जो आपकी ही थी, मेरी ही थी, और मुझे ही सरकार ने रोशनी में रेगुलराइज की, क्योंकि हम उससे पहले का कह रहे थे उनसे कि इसको रेगुलराइज करिए, और ये बीते 30 वर्षों से भी ज़्यादा अधिक समय से मेरे कब्जे में है, लेकिन आप इसको रेगुलराइज करिए। नहीं तो इस पे आपने हाई कोर्ट में कोई रिट नहीं फाइल? देखें, हम अब एक लिस्ट बना रहे हैं और काफ़ी लोग हैं हमारे जिनकी ज़मीनें इस चक्कर में इन्होंने रद्द करने की आज नोटिस जारी किया है, और उनको ये भी कहा गया है कि आप यहाँ से चले जाइए, हम ये सारा भूमि जो है सरकार को सौंपेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उस ज़मीन को एक्वायर किया गया था हमें रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसके बाकायदा आर्डर हैं गवर्नमेंट के पास, आज के नहीं, 1954 के ये रोशनी एक्ट तो अभी आया है। तो उस ज़मीन को अगर आपने एक्वायर किया फॉर दी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस पर्सनस, तो आज आप जनाब उस ज़मीन को कैसे कह सकते हो कि ये रोशनी में हथियाई गई ज़मीन है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट से या हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट था, जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी हाई कोर्ट में, उसको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। अब हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं किस किस परिवार की कितनी कितनी ज़मीन जा रही है या कितनी पुरानी उनके कब्ज़े में थी। हम उसको लेकर हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे और उनको बताएंगे कि कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं, उसको सुनिए, उसको देखिए और उस पर फैसला करिए। जो लाभार्थी हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनका क्या होना चाहिए? देखें जी, असली बात ये है, जो असली लाभार्थी हैं, जो बड़े चतुर किस्म के लोग हैं, जी जी, उन लोगों ने ज़मीन ली, उसको रेगुलराइज कराया और फिर वो महंगे दामों पर बेचकर निकल गए। अच्छा, वो अपना फ़ायदा ले चुके? ज़्यादातर लोग बेच के निकल गए। अब कौन फंसा हुआ है? जिसने खरीदी है। बिल्कुल, जिसने पैसे देकर खरीदी हैं वो ज़मीनें रोशनी की रेगुलराइजेशन के बाद, वो लोग बेचारे फंस गए। उन्होंने, किसी ने बैंक से कर्जा लिया, किसी ने कहीं से लिया, लेकिन असली जो लोग थे लाभार्थी, वो लोग अपना प्रॉफिट लेकर वो निकल गए। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें एक ह्यूमन अप्रोच करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये एकदम ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा है, हम उसकी बिल्कुल सम्मान करते हैं हाई कोर्ट के उस फैसले का, लेकिन हाई कोर्ट में कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं बता पाए हम। अब उसको बताने का वक्त आया है, सरकार उसमें सप्लीमेंट में जाए या जो भी कोई प्रोसीजर होता है कोर्ट का, उसमें जाके उनको बताए भाई ये चीज़ें छूट गई थी, इस पर आप दोबारा अपना एक व्यू लीजिए, क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन अप्रोच उसमें करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम इसकी आड़ में जो लोग बेचारे बिल्कुल विस्थापित हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, थोड़ी बहुत आज एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है, वो सारे लैंडलेस हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। तो काफ़ी अच्छी चर्चा है, और हमने पहली बार ये सुना कि रोशनी एक्ट के अंदर पीओके जो डिस्प्लेस्ड हैं या जो लोग बहुत लंबे समय से उनके पास ज़मीनें थी और गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, लेकिन रोशनी एक्ट के तहत उनको वो ज़मीनें जो हैं उन पर उनका वर्चस्व हुआ
और अब उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है उनको निकालने का। तो ये एक चिंता का विषय है, इस पे हमें लगता है कि विचार करने की ज़रूरत है और बिना विचार किए ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना, और जिन लोगों ने फ़ायदा लिया वो तो बेच बाच के निकल गए हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ना ज़रूरी है और उनके ऊपर उनसे उन्होंने जो पैसा खाया है, जो भी षड्यंत्र उन्होंने रचे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है, बजाय इसके कि जो लोग उसमें फंस गए हैं, जो छोटे मोटे लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, ज़मीनें खरीदने के लिए उन्होंने पैसा दिया होगा, तो अपनी ज़मीनें बनाई होंगी, उनको लग रहा होगा कि चलो हमारा भी आशियाना होगा, हमारा भी घर होगा, तो ऐसे लोगों को बचाना ज़रूरी है। और सरकार को ये ढूंढना, ये तय करना ज़रूरी है कि कौन लोग लाभार्थी जिन्होंने इन लोगों को षड्यंत्र में फंसाया, उनके ऊपर कार्रवाई तो ज़रूरी है। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।